नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव अब बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। नवंबर तक नई सरकार बन जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से कुर्सी पर डटे हुए हैं और पिछली बार मामूली अंतर से मुख्यमंत्री पद से चूक जाने वाले तेजस्वी यादव इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कोई भी कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। बड़ी खबर ये आ रही है कि तेजस्वी यादव इस बार MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण के साथ नहीं चलेंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के PDA के फॉर्मूले पर इस बार बिहार में भी चुनाव लड़ा जाएगा। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि किस तरीके से कोयरी और कुशवाहा, इसके अलावा SC कैटेगरी के मतदाताओं को अधिक से अधिक संख्या में अपने पक्ष में मोड़ने के लिए RJD पूरा प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हैं चिराग पासवान, जिनका दावा है कि SC कैटेगरी खास तौर से पासवान समाज तो पूरी तरह उनके साथ है और अन्य समाज भी हैं, और इस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई भी है। आपकी क्या राय है? क्योंकि अब मुख्यमंत्री पद पर दावा हो चुका है चिराग पासवान की तरफ से भी। आप बार बार ओपिनियन पोल में देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री के रूप में इन्हें भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है अगले बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। ऐसे में आप किसे अधिक पसंद करते हैं? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव RJD से SC कैटेगरी के कौन से प्रत्याशियों को मैदान में उतारने जा रहे हैं, जिससे कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पे बिहार में भी PDA के फॉर्मूले पर चुनाव लड़कर भाजपा को धूल चटाई जा सके। आपकी इन प्रत्याशियों के बारे में जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो सबसे पहला जो नाम है ये मखदूमपुर विधानसभा से आ रहा है, जहां सतीश कुमार, जो कि 2020 में भी चुनाव लड़े थे, एक बार फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं इसी सीट से। 2020 में इन्होंने देवेंद्र कुमार को, NDA के प्रत्याशी थे, उन्हें हराया था इसी सीट पर। लेकिन अब 5 साल से विधायक हैं, तो कैसा इन्होंने कामकाज किया है उसको भी देखा जाएगा। उसकी भी परख होगी, अपने समर्थकों और अन्य लोगों को कितना खुश रख सके हैं, कितना जनता के काम आए हैं, तो कहीं एंटी इनकम्बेंसी के शिकार तो नहीं बन जाएंगे। इसलिए सतीश कुमार जी के बारे में आपकी जो भी राय हो कि एक बार फिर से वो मखदूमपुर से चुनाव जीत पाएंगे या नहीं RJD के टिकट पर, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम आ रहा है सामने, आप देख सकते हैं, त्रिवेणीगंज विधानसभा से संतोष कुमार का। संतोष कुमार त्रिवेणीगंज से पिछली बार भी चुनाव लड़े थे 2020 में, लेकिन JDU की वीणा भारती ने यहाँ पर उन्हें हरा दिया था चुनाव में। ऐसे में क्षेत्र में लगातार बने रहने, नए लोगों को पार्टी से जोड़ने और यहाँ पर संघर्ष जारी रखने के कारण एक बार फिर से संतोष कुमार पर तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया है। इनका टिकट फिर से कंफर्म है। इस बार त्रिवेणीगंज में जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक बात आपको हम ये बताना चाहते हैं कि हमेशा जो वर्तमान विधायक या सांसद है उसकी तुलना में नए व्यक्ति का चुनाव जीतना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वर्तमान विधायक या सांसद को एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी करना पड़ता है। अगली है गरखा विधानसभा, जहां से सुरेंद्र राम लालटेन जलाने में सफल हुए थे। गरखा विधानसभा में यानी RJD के टिकट से चुनाव जीते थे। इन्होंने भाजपा के ज्ञानचंद मांझी को हराया था। एक बार फिर इसी सीट से यानी गरखा विधानसभा से आपको RJD के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। इस बार चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली जो सीट है यह है अलौली विधानसभा। इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, न केवल बिहार की राजनीति में बल्कि खास तौर से चिराग पासवान के लिए, क्योंकि उनके पिताजी रामविलास पासवान इसी सीट से चुनाव लड़े थे, पहली बार विधायक बने थे। उसके बाद से लगातार या तो यहाँ पर वो जीते हैं, वो विधायक रहे हैं रामविलास पासवान जी, या फिर उनके भाई पशुपति पारस इस सीट से विधायक रहे हैं। पहली बार पासवान समाज के किले को JDU ने तोड़ा था, लेकिन पिछली 2 बार से यहाँ पर RJD जीत रही है। पिछली बार भी रामवृक्ष सदा इस सीट पर चुनाव जीते थे, लेकिन जीत का अंतर मात्र लगभग 2750 वोट था।
तो बहुत मामूली अंतर था। बिहार में जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, ज़्यादातर सीटों पर ऐसे बहुत थोड़े मार्जिन से ही चुनाव जीता और हारा गया था। तो ऐसे में एक बार फिर अलौली में आरजेडी चुनाव लड़ाने जा रही है रामवृक्ष सदा को। लेकिन एक अंतर ये होगा कि पिछली बार साधना देवी जो जेडीयू से लड़ी थी, ये सीट इस बार 100% चिराग पासवान को मिलेगी एनडीए की तरफ से। अब वो यहाँ पर किसे प्रत्याशी उतारते हैं और कौन जीतेगा, क्योंकि चिराग पासवान एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे अपनी अलौली की पैतृक सीट को जीतने के लिए। तो क्या इस बार रामवृक्ष सदा एक बार फिर से आरजेडी का कब्जा कायम रख पाएंगे और तीसरी बार आरजेडी को ये सीट दिलाने में सफल होंगे? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम आ रहा है धौरैया विधानसभा से भूदेव चौधरी का, जो कि 2020 में यानी पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट पर चुनाव लड़े थे और इन्होंने जेडीयू के मनीष कुमार को चुनाव हराया था। ऐसे में एक बार फिर से इनका टिकट इस सीट पर कंफर्म है। तेजस्वी यादव ने इनके ऊपर भरोसा जताया है। अब ये चुनाव जीत पाएंगे या एंटी इनकम्बेंसी के शिकार बन जाएंगे? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली सीट है सिंहेश्वर विधानसभा की। इसके प्रत्याशी इस मामले में खास हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में चंद्रहास चौपाल आरजेडी के टिकट पर इसी सीट से लड़े थे। यहाँ मैं थोड़ी आपसे जानकारी भी चाहूँगा कि चौपाल समाज एससी कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, क्योंकि देखो चंद्रहास चौपाल जो हैं जब ये चुनाव जीते विधायक बने तो इन्होंने खुलासा किया, इन्होंने बताया कि जब से भारत आज़ाद हुआ है चौपाल समाज से बनने वाले वो पहले विधायक हैं। आज तक चौपाल समाज का कोई भी व्यक्ति बिहार में विधायक पद तक नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में ये कह रहे थे कि मेरी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, मुझे अपने आप को साबित करना है, अपने समाज को साबित करना है, तो मैं बहुत मन लगाकर काम करने जा रहा हूं। तो पिछले 5 साल में इन्होंने कैसा काम किया है, इसी आधार पर इनका टिकट तो कंफर्म हो गया है, लेकिन असली फैसला जनता करेगी कि इन्होंने किस तरीके का कामकाज किया। क्या एक बार फिर से चंद्रहास चौपाल चुनाव जीतने में सफल होंगे या नहीं? टिकट तो इनका कंफर्म है। इन्होंने हराया था जेडीयू के रमेश ऋषिदेव को। तो इस बार इनका मुकाबला किससे होगा अभी ये भी कंफर्म नहीं है। तो क्या चंद्रहास चौपाल चुनाव जीत पाएंगे या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए सिंहेश्वर विधानसभा से। अगली है सिकटी विधानसभा, जहां से शत्रुघ्न प्रसाद सुमन का टिकट कंफर्म है। पिछली बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था लेकिन चुनाव हार गए थे। इन्हें हराया किसने था? भाजपा के विजय कुमार मंडल ने। और पूरी संभावना है कि एक बार फिर से इनका मुकाबला विजय कुमार मंडल से ही होगा। और विजय कुमार मंडल, जैसा हमने बताया कि सबसे बड़ी लड़ाई होगी उनकी एंटी इनकम्बेंसी से, क्योंकि सरकार भी उनकी लंबे समय से चल रही है बिहार में। जेडीयू की सरकार है तो भाजपा की भी सरकार है और खुद भी विधायक हैं इस सीट पर। तो जितनी भी नाराजगी या गलत काम है सबके जिम्मेदार भाई विधायक और सरकार ही मानी जाती है। तो एंटी इनकम्बेंसी का सामना इन्हें करना पड़ेगा। तो क्या इस बार शत्रुघ्न प्रसाद सुमन आरजेडी से सिकटी विधानसभा चुनाव में लालटेन जला पाएंगे? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली जो सीट है ये है बोचहा विधानसभा, जहां पर 2022 में जब उपचुनाव हुए थे तो आरजेडी ने अमर पासवान को कैंडिडेट बनाया था। उसके पहले ये सीट एनडीए के पास थी, संभवतः जेडीयू के पास थी अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो। और तो इस बार जो है यहाँ पर आरजेडी जीती 2022 में। और अब जब मुख्य चुनाव होने जा रहे हैं 2025 विधानसभा के, तो एक बार फिर से अमर पासवान पर ही तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया है। क्या ये चुनाव जीत पाएंगे या नहीं? आपकी जो भी राय हो, क्या एक बार फिर से बोचहा विधानसभा आरजेडी के पक्ष में कर पाएंगे या नहीं? क्योंकि एक एक सीट की लड़ाई है। सबसे बड़ी पार्टी पिछली बार भी आरजेडी बन गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए सिर्फ अब सबसे बड़ी पार्टी बनना जरूरी नहीं है, बल्कि बहुमत हासिल करना जरूरी है विधानसभा में। तो ऐसे में आप देख सकते हैं अगली सीट है बोधगया, जहां से कुमार सर्वजीत जो पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और जीते थे, इन्होंने भाजपा के हरि मांझी को हराया था। तो इस बार चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, क्योंकि सर्वजीत जी का टिकट कंफर्म है, इसमें शक नहीं है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी लड़ाई एंटी इनकम्बेंसी से होगी। क्या ये चुनाव जीत पाएंगे? पिछले 5 सालों में इन्होंने कैसा कामकाज किया है, क्षेत्र की जनता
और पार्टी के कार्यकर्ता इनसे कितने संतुष्ट हैं, खुश हैं, इस बात पर भी परिणाम निर्भर करेगा। तो आप बोधगया या आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कुमार सर्वजीत इस बार यहाँ चुनाव जीत पाएंगे या नहीं। अगला जो नाम सामने है ये है राजद की फायर ब्रांड प्रवक्ता सारिका पासवान, जिन्हें आपने टीवी स्क्रीन पर या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पर कभी न कभी ज़रूर देखा होगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डिबेट करती हैं, लेकिन अक्सर डिबेट में बहुत भावुक हो जाती हैं, जिसकी वजह से समय समय पर विवाद भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन इसका एक लाभ ये हुआ है कि अब ये दलित आवाज़ की पहचान भी बन चुकी हैं सारिका पासवान, और उनकी इसी इमेज को भुनाने के लिए तेजस्वी यादव आरजेडी से इस बार इन्हें चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं, क्योंकि उनका भी इरादा बिल्कुल स्पष्ट है कि पासवान समाज पर जो एक मुश्त दावा कर रहे हैं चिराग पासवान, उसे तोड़ा जाए। क्योंकि ये बात तय है कि आने वाले समय में चिराग पासवान एक बड़े लीडर होंगे बिहार के, इसमें कोई शक अब बचा नहीं है। लेकिन ये विधानसभा चुनाव इस बात पर तस्दीक कर देगा या फिर पता चल जाएगा कि अभी उन्हें और संघर्ष करना है। तो सारिका पासवान किस सीट से चुनाव लड़ेंगी अभी ये भी फाइनल नहीं है। इनके लिए कौन सी उपयुक्त सीट होगी कमेंट करके बताइए। चुनाव जीत पाएंगी या नहीं, अपनी राय भी आप दे सकते हैं। अगली सीट है मसौढ़ी, जहां की विधायक हैं रेखा देवी यानी रेखा पासवान। आरजेडी से इन्होंने चुनाव जीता था 2020 में, जेडीयू की नूतन पासवान को हराया था। लेकिन जो चिंता का विषय है वो ये है कि मसौढ़ी में आरजेडी के कार्यकर्ता ही लगातार रेखा पासवान का विरोध कर रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं कि अगर इन्हें टिकट दिया गया तो ये चुनाव जीत नहीं पाएंगी। एंटी इनकम्बेंसी ज़बरदस्त रूप से इनके खिलाफ है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ये सब सोशल मीडिया की बातें हैं, ज़मीन पर क्या वास्तविकता है ये आप बता सकते हैं सबसे बेहतर, अगर आप मसौढ़ी विधानसभा से या आसपास के क्षेत्र के हैं तो। क्योंकि किसी भी न्यूज़ रूम में बैठकर कोई भी एंकर या मीडिया हाउस के लोग ये नहीं बता सकते कि ज़मीन पर किसी विधानसभा में क्या स्थिति है। तो अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर दें कि रेखा देवी चुनाव जीत पाएंगी या नहीं इस बार मसौढ़ी विधानसभा से। अपनी राय कमेंट करके दें क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से आगे भी लोग उसको सुनेंगे। तो मसौढ़ी में लेकिन फिलहाल इनका टिकट कंफर्म बताया जा रहा है। चुनाव जीतेंगी या आरजेडी को प्रत्याशी बदल देना चाहिए, ये आप ज़रूर बताइए। अगली है राजनगर विधानसभा, जहां से रामावतार पासवान चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार भी इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा के रामप्रीत पासवान ने इन्हें चुनाव में हरा दिया था। एक बार फिर से इसी सीट पर तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया है रामावतार पासवान पे। क्या इस बार वो तेजस्वी यादव के भरोसे पे खरे उतरेंगे या एक बार फिर से शिकस्त का सामना करना होगा? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। जहां तक उम्मीद है एनडीए की तरफ से रामप्रीत पासवान ही प्रत्याशी होंगे, जो कि निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी का शिकार भी बन सकते हैं। तो राजनगर की सीट हो गई। इसके बाद अगली सीट है पीरपैंती विधानसभा। पीरपैंती विधानसभा की बात करें तो रामविलास पासवान चुनाव लड़े थे 2020 में पीरपैंती से, लेकिन भाजपा के ललन कुमार ने इन्हें चुनाव में हरा दिया था। ऐसे में एक बार फिर से रामविलास का ही टिकट कंफर्म माना जा रहा है इस सीट से। वहीं भाजपा की तरफ से या एनडीए की तरफ से भी ललन कुमार ही प्रत्याशी के रूप में सामने आ सकते हैं अगर ये सीट नहीं चली जाती है चिराग पासवान के खाते में। तो ऐसे में आपकी क्या राय है? रामविलास पासवान क्या चुनाव जीत पाएंगे? आरजेडी को यहाँ पर जीत दिला पाएंगे? पीरपैंती विधानसभा आरजेडी के खाते में कर पाएंगे? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इस तरीके से ये हैं वो प्रमुख एससी कैंडिडेट जिनका टिकट तेजस्वी यादव ने तय कर दिया है। अब आपको ये बताना है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, चिराग पासवान को या तेजस्वी यादव को? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।